तो मुझे चीज़ें दिखाई देती थी, स्पिरिट दिखाई देती थी और ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई दीवार से निकल के आया है, कोई गेट से आ गया है, कोई खिड़की से आ गया है, कोई हवा में तैर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता था। स्पिरिट जो भी थी वहाँ पर वो आती थी और मेरे उंगली में कभी भी कहीं भी या पैरों की उंगलियों में काटती थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर न्यू वीडियो। आज की हमारी जो गेस्ट हैं डॉक्टर मनोरमा सैनी मैम। वो आज प्रेजेंट टाइम में टीचिंग प्रोफेशन में हैं। उन्होंने रैकी में मास्टरी करके रखी है। आज हम रैकी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। अभी आप इस टर्म से, इस वर्ड से फेमिलियर नहीं हो, लेकिन इस पूरी वीडियो को आप देखोगे तो आपको रैकी वर्ड का रियल मीनिंग पता चलेगा। मैम को स्पिरिट्स दिखती हैं, रियली भूत विशाच ऐसी बातें भी हम इस वीडियो में देखेंगे, कितनी रियलिस्टिक है। कुछ हाइपोथेटिकल बातें भी हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। लेकिन मैम ने जो ऑब्जर्व किया है, मैम ने जो फील किया है, मैम अपनी वो सारी बातें बताती हैं। कैसे आप रैकीज की हीलिंग से आप डिसीजेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपनी खुद की परेशानियों से भी आप ओवरकम कर सकते हो। सो ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव पार्ट का रहने वाला है। आप चीजों को समझो कि आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ कुछ एनर्जीज से बनी है, उन एनर्जीज को आपको फील करना है। सो लेट्स रोल द इंट्रो नाउ। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, आज की हमारी जो गेस्ट हैं, ये बातें तो मंदिर एज अ स्टैंडर्ड और पहले तो कोई ना क्योंकि आपसे कुछ सवाल पूछूंगा उसका गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, एक शब्द है जो आपसे काफी जुड़ा है। इट इज कॉल्ड आई थिंक रैकी। रैकी मैम, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रैकी? रेकी एक जापानी शब्द है और रे मतलब ऊर्जा, है ना, और की मतलब यूनिवर्सल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल एनर्जी उसको हम बोलते हैं जापानी भाषा में रेकी। ओके मैम, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन हुआ है जापान से। वैसे बोला जाता है कि जो रेकी ऊर्जा है, अगर आपने सुना भी होगा तो रेकी के द्वारा हीलिंग होती है ना। ये एक हीलिंग टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती है, जो ऊर्जा से जुड़ी हुई है, यूनिवर्सल एनर्जी है, कॉस्मिक से एनर्जी आती है और उसको हम यूज़ करते हैं और हील करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स में, रिचुअल्स में उसको हम यूज़ करते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो जापान से है। इसके जो ओरिजिन है या जो इसकी डिस्कवरी जिन्होंने की है वो डॉक्टर मिकाओ उसाई है। अब डॉक्टर उसाई मिकाओ जो हैं वो एक्चुअली बहुत पहले इंडिया आए थे। कई सालों तक वो इंडिया रहे। उन्होंने हमारे वेद पढ़े, जितने भी थे अथर्ववेद, सामवेद वगैरह पढ़े, हमारे उपनिषद पढ़े और यहाँ से वो जो सीख कर गए, उन्होंने वहाँ पर उसको रीडिस्कवर किया है। बोलते जापानी है बट एक्चुअली ये रीडिस्कवर बाय द ओसाओ मिकाई है। ओके मैम, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? रेकी के बेनिफिट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एनर्जी होती है ना। अगर हम कहें कि हर व्यक्ति सुपरमैन है तो सुपरमैन है, बट एक्चुअली हम लोग कॉमन मैन है ना, ऑर्डिनरी हैं। तो हम लोग हमारी जो एनर्जी को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर भी इतनी असीम क्षमता है। हर व्यक्ति के अंदर असीम क्षमता है और बहुत सारी उसके अंदर पावर्स हैं, तो उसको हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर। तो रेकी एक ऐसी थेरेपी है जिसको अगर हम सीखें या इम्प्लीमेंट करें हमारी लाइफ में, तो हमारे अंदर जो इनफाइनाइट एनर्जी, अनंत ऊर्जा है, उसको हम कहीं भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी है ये सब पे एप्लीकेबल है, लिविंग, नॉन लिविंग, मतलब जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। कि क्या हम रैकी को मंत्र से कनेक्ट कर सकते हैं कि द बोथ आर डिफरेंट थिंग्स? रेकी के अपने सिंबल्स होते हैं, इसमें मॉडलिटीज़ होती हैं, कई प्रकार की रेकी भी होती है और इसमें सारे जितने भी सिंबल्स हैं वो जापानी सिंबल्स हैं। तो रेकी जो है उसको मैंने सीखा हुआ है। पूरे उसके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 3A, 3B एंड अगर हमें ग्रैंड मास्टर बनना है तो 4 भी होता है। मैम, क्या आप एलोबरेट कर सकते हैं लेवल कैसे कैसे? और लेवल्स, अगर मैं बोलूँ कि लेवल 1, तो लेवल 1 में बेसिक सिंबल्स सिखाए जाते हैं और ये जो लेवल 1 होता है उसमें हम केवल टच करके किसी को हील कर सकते हैं या रेकी दे सकते हैं। बट अगर हमें डिस्टेंस रेकी सीखनी है, डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक सीखनी है, तो हमें लेवल 2 को सीखना होगा
और ये जो एनर्जी ऐसा नहीं है कि हम पास में कोई खड़ा है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको अगर कोई डिस्टेंस भी पर ये कि इंदौर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में, इवनली कहीं फॉरेन में भी है, तो उसको हम हील कर सकते हैं। और अगर आपको मास्टर बनना है रेकी में, तो आपको 3rd लेवल पे जाना पड़ेगा। उसमें भी लेवल होते हैं, लेवल ए और लेवल बी। अब जो रेकी 1 होता है वो 2 डेज़ का प्रोग्राम होता है लगभग, और रेकी 2 होता है वो भी 2 डेज़ का होता है। बट जब हम 3rd सीखते हैं तो 3rd में कम से कम 1 वीक का टाइम हमें देना रहता है। अगर मुझे ऐसा सोचना है कि मुझे मास्टर बनना है, ग्रैंड मास्टर, तो फिर 4 लेवल पे हमें जाना होता है। मैम आपने जैसे कहा कि रेकी हीलिंग में जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी काम करता है। मैम कुछ लोग इसको बुलशिट टाइप थिंग समझते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है, मजाक है। मैम मतलब वो एक विचारधारा है कि ये सच्चाई है। इसको आप कैसे देखते हो? चूँकि मैंने सीखा है और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है मेरी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, जो मुझे जानते हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो उनको पता है कि मैंने रेकी सीखी हुई है। और रेकी को मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। रेकी एक्चुअली मेडिटेशन से ही रिलेटेड है। हमें मेडिटेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए। कई घंटों की प्रैक्टिस होती है और कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है, तब जाके ये एनर्जी को हम यूज़ कर पाते हैं। तो जो मुझे जानते हैं, कोलीग्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व भी करती हूँ। मैम अगर प्रॉब्लम सॉल्व की बात आती, मैम हमारा रिजल्ट आया है आज। तो जिन बच्चों की सीजीपीए समटाइम्स कम हो जाती है, तो उनके लिए भी क्या रेकी काम करती है? नहीं, वो तो ऑलरेडी काम हो चुका ना, रिजल्ट आ चुका है। आपको जो भी ग्रेड आनी थी वो आ चुकी, अब रह के कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, अगली बार आप चाहो कि कुछ हम इसका बेनिफिट लें तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट चूंकि आप स्टूडेंट हैं, इसलिए एक बार एक चीज़ और क्लियर करूंगी, मतलब आपने उसको कहाँ सोचा ना, कहाँ चले गए आप रिजल्ट के लिए। अगर आप सोचते हो कि मुझे कुछ पढ़ना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े और रिजल्ट बेटर हो जाए, तो अगर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है मैं ये कर दूँ, पॉसिबल। बट क्या हुआ कि जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि पहले कर्म करो फिर रिजल्ट। तो अगर आपको कुछ चाहिए अच्छा, तो उसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। यस मैम। और आपने मैम कहा कि एक प्रकार की रेकी एनर्जी होती है। तो मैम हम देखते हैं कि आज कई प्रकार की डिसीज बीमारी है, तो डज इट पॉसिबल कि हम रेकी की मदद से जो बीमारियां हैं उनसे ओवरकम कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेकी से बहुत बड़ी बड़ी डिसीज ठीक हो जाती हैं। अब ये जो रेकी है, मैं कह रही हूँ बार बार एनर्जी का नाम ले रही हूँ या रेकी कह रही हूँ, एक्चुअली ये है क्या? ठीक है, हमारे पास हम सभी जानते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। ठीक है, जितनी भी तरह की बीमारी हमारे पास आती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। ठीक है, अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा जो शरीर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारी फिजिकल बॉडी। इसके अलावा भी 6 शरीर हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो पहला फिजिकल बॉडी, फिर एथरिक बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी, है ना? ठीक है, तो हमारे जितने भी डिसीज हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे कहीं एथरिक बॉडी से आ रहे हैं। क्लियर? जो भी कर्म आपने किए और उस कर्म का जो भी इफेक्ट आपकी आ, दूसरे जो एस्ट्रल वर्ड्स हैं, जो आपकी जो दूसरी बॉडी है जिसको हम देख नहीं पाते, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं जिसको, है ना? तो हमारे 6 सूक्ष्म शरीर है और एक हमारा ये शरीर है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बॉडी, जो हमें दिखाई दे रही स्थूल शरीर। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के इफेक्ट हमारे इन स्थूल शरीर में आ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर से फिर वो कहीं ना कहीं हमारे डिसीज के रूप में हमारे शरीर में आते हैं, हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो पहले वो सूक्ष्म शरीर में आते हैं, फिर स्थूल शरीर में आते हैं जो दिखाई देते हैं। बट वही सिंपल सा मैं कहूँगी कि हम लोग तो ऑर्डिनरी मैन है, समझ नहीं पाते हैं, बल्कि सिम्टम्स देती है बॉडी हमें इन सारे चीज़ों का। आपके कंधों में दर्द है, पीठ में दर्द है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो ये सारी कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी से जुड़ी हुई है। मैम आपने कर्मा का 2 बार नाम लिया, कर्मा, कर्मा। तो मैम क्या इज़ दिस रेकी इफेक्ट द कर्मा और नॉट? कर्मा इफेक्ट द रेकी और रेकी इफेक्ट द कर्मा। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म करें और उसका रिजल्ट या उसका हर कर्मा का एक हमें भुगतान होता है, मतलब हमें कुछ ना कुछ उसका रिपरकशन देखने को मिलता है, हमें समझते नहीं। हमने बुरा किया है तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना, बूढ़े सियाने बोलते हैं फल मिलेगा आपको इसका। बुरा किया तो बुरा और अच्छा मिला तो
अच्छा, मतलब कर्मा लौट के आता है। तो अगर आपने कुछ किया, ठीक है, अब आप कहीं बुरा कर गए, नोइंगली और अननोइंगली, हो सकता है जानबूझ करके कर दिया हो कभी किसी का हमने बुरा, या कभी अनजाने में हो गया हो। अब उसका कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिलेगा। आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसका तो कर्मा बहुत बड़ा क्रिएट कर लिया आपने, ठीक है। अब जब कर्मा क्रिएट कर लिया और इसका जब ये हमारे पास कम बैक होगा, तो इसी रूप में कहीं बड़े फॉर्म में वो हमारे पास आएगा। हम रेकी के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो भी बड़ी रिजल्ट मिलने वाला है, कोई फल या कोई बुरा ऐसा हमारे साथ होने वाला है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। किसी भी कर्मा को अगर हमें ऐसा लगता है, अब कई बार ऐसा होता है हम कहते हैं भाई हम तो बहुत अच्छे इस जन्म में, तो हमने तो किसी का चींटी तक नहीं मारी है, हम तो बुरा कर ही नहीं सकते, फिर भी मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं ये वजह है कि पिछले जन्मों में आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके पास अभी आ रहा है। मैम आपने बोला कि कोई अगर मर्डर कर दे, ऐसा कोई पाप कर दे, रैकी उसको भी ओवरकम कर सकते, तो मैम ये कोई चीज गलत वे में नहीं जाती कि ये तो गलत है कि अगर कोई कर्म ऐसा कर रहा है तो उसको तो फिर दंड उसी हिसाब से मिलना चाहिए, फिर उसके कर्मा क्यों कम हो? देखो क्या होता है, कर्मा कैसे कम कम मतलब कर्मा क्यों कम हो, ये आपने कहा ना। पहली बात तो एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब मैं बहुत लॉ ऑफ कर्मा को बहुत मानती हूँ, है ना, लॉ ऑफ जो कर्मा है, हमारे कर्म के सिद्धांत हैं। हर व्यक्ति को कर्म के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, है ना। और ये जो जितनी भी हम एनर्जी की बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं है ना हमारा मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है ना। उसको हम बोलते हैं, फिजिक्स आप पढ़ोगे, सब साइंस वाले हो या जितने भी साइंस वाले इजीली समझ जाएंगे कि हमारा जो मेटा फिजिक्स है वो सारा अकल्ट साइंस है ना। तो अकल्ट साइंस में हमारा ये एनर्जी ये भी बोलती है कि ज़्यादा हमें किसी के कर्मा में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी ने बहुत बुरा किया है और पता चला एज ए हीलर, रेकी हीलर मैं अब लगी और मैंने उसको रिलीज करना शुरू कर दिया कि भाई इसको जो परेशानी है, उसको हो सकता है कोई डिसीज़ है, कोई कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है या उसको बहुत परेशानी हो रही है। मैंने बिना सोचे समझे उसको हीलिंग देना शुरू कर दी, ठीक है। अब वो जो करके आया है उसका जो कर्मा है वो बहुत ही बैड कर्मा है, उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए था, बट मैंने क्या करा, इंटरफियर कर दिया कर्मा में। उसको मिलना चाहिए था बट मैंने उसको इंटरफियर किया, ठीक है। तो इंटरफियर हमें कभी करना करना नहीं चाहिए कर्मा में। पर रेकी में हम हीलिंग करते हैं क्योंकि अननोइंगली अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, जानबूझ करके नहीं करते, कुछ जानबूझ करके भी हो जाता है, बट अननोइंगली हम बहुत सारी गलती कर जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ आपने किया, मैंने जस्ट किसी को कर्ज कर दिया, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा, बेड कर्मा क्रिएट कर दिया, मैंने गुस्से में कहा था। और जब मैं गुस्सा मेरा शांत हुआ तो मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट मैंने तो बोल दिया, ठीक है। कर्मा तो क्रिएट हो गया, अब उसका मुझे फल मिलेगा। तो अगर जब हम हीलिंग करते हैं एज ए मास्टर, तो हमें एनर्जी फील हो जाती है कि हाँ व्यक्ति जेन्युइन है या गड़बड़ है, मतलब ठीक नहीं है ना। तो हमें जब भी कोई हीलिंग के लिए कोई हमारे पास आता है तो उसकी एनर्जी को हम फील कर पाते हैं। अब हीलिंग को एनर्जी को फील कर पाते हैं, उसका मतलब ये समझो सिंपल से शब्दों में, एक ओरा होता है, पढ़ा होगा आपने, है ना। ओरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो एक बॉडी के चारों तरफ होती है, एक अंडे के शेप के रूप में। अगर आप समझ लो तो एक व्यक्ति खड़ा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो है। जो लॉर्ड बुद्धा के टाइप के जो सैंपल चलते रहते हैं पीछे, हमने कई बार देखते हैं। हाँ, हमारे भगवानों के पीछे हम दिखाते हैं, है ना। बट हमारे फोटो में क्या बताते हैं, सिर के पीछे ऐसा ऐसा, है ना। बट जनरली हमारा जो ओरा होता है पूरे बॉडी के चारों तरफ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यही सब कुछ है, और उसी को हम ये कहेंगे कि वो सूक्ष्म शरीर है ना। और ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, सात तो सेवन सूक्ष्म शरीर है ना, और साथ ही चक्र हमारी बॉडी में होते हैं। वैसे तो अगर मैं कहूँ तो एक इंसान की बॉडी में 112 चक्र होते हैं, है ना। बट और ये सारे 112 चक्र जैसे हमारी मेडिकल उसमें बोलते हैं ना, एक्यूप्रेशर होता है, ठीक है। एक्यूप्रेशर में वो क्या करते हैं, आपके ये जो हैं पॉइंट्स उनको दबाते हैं, है ना, और उसके थ्रू आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं, बहुत सी चीज़ों को ठीक करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ये दबा रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं, यहाँ दबाते हैं, प्रेशर दे रहे हैं। अब हमारी उंगलियों में, हाथों में, पैरों में, सब जगह चक्रास होते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे से चक्रा हैं। एक्यूप्रेशर है ना, आपने सुना होगा कभी,
पैरों में भी चक्र हैं, सब जगह हमारी बॉडी में चक्र हैं, ठीक है। तो उसको वो हील करते हैं, दबाते हैं और उनको एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो 112 चक्र हैं, बट अगर मैं बड़े चक्र, मेजर चक्र के बारे में बोलूँ तो 7 चक्र हमारी बॉडी में होते हैं, सुना होगा, है ना। 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी स्पाइन है। पीछे से अगर हम देखें तो सबसे नीचे पहला चक्र होता है बेसिक चक्र, जिसको हम बोलते हैं रूट चक्र, है ना, हिंदी में बोलते हैं मूलाधार चक्र। वहां से लेके फिर थोड़ा सा तो नाभि से नीचे अधिष्ठान चक्र, नाभि से ऊपर मणिपुर चक्र, हार्ट पर हमारा आ जाता है हार्ट चक्र, ठीक है, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, ठीक है। थ्रोट चक्र के बारे में सबने सुना होगा। आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई के रूप में जानते हैं, सिक्स सेंस के रूप में जानते हैं। तो ये जो 7 चक्र हैं, यहाँ पर हमारे शरीर के हर व्यक्ति के पास, हमारे शरीर का मेजर एनर्जी स्टोरेज कह दूँ या पावर हाउस कह दूँ, जितनी भी एनर्जी हमारे पास है वो सारे 7 चक्रों पर अगर हम काम कर लेते हैं, हम छोटे छोटे चक्रों पर काम नहीं करते, और अगर हम केवल 7 चक्र को अलाइन कर लेते तो हमारी बॉडी अलाइनमेंट हो जाता, हमारा चक्र बैलेंस हो जाता है। और इन चक्रों को जैसे ही हम बैलेंस करेंगे, हमारे कर्म बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, हमारे डिसीज बैलेंस होना चालू हो जाएंगे, और जितना भी हम अफर्मेशन करेंगे या जो भी हम सोचेंगे वो घटना घटने लगेगी। मतलब जस्ट आपके दिमाग में भी वो चीज़ आएगी जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप जो भी इमेजिन करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो सब आपके सामने घटना घटने लग जाएगी, आपको मिलने लग जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो हीलिंग है, ये जो एनर्जी है, इसको सबको सीखना चाहिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। मैम क्या रैकी को कोई भी सीख सकता है? कोई भी। ओके। मैम क्या ये रैकी जो विद्या है, जो हीलिंग टेक्निक है, ये आप जैसे आपको आती है तो आप खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो? कर सकते। इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता कि अपने खुद के ऊपर नहीं कर सकते, फॉर केवल सर्विस में ही, मतलब जो आज लोगों को ये मदद करे उसी के लिए हो, अपने लिए ना हो, ऐसा तो कोई फाउंडेशन नहीं है? कुछ कोई बाउंडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे देती हूँ कि हर साल हम लोग एनुअल चेकअप करवाते हैं, और एक बार एनुअल चेकअप करवाने गए और डॉक्टर ने बताया कि मुझे शुगर जो है वो शुरू हो गई, मेरी डिसीज़, है ना, और अब आपको गोली खाना पड़ेगी, और डेली आप वॉक करो और शक्कर खाना बंद करो, और फला फला उन्होंने मुझे कहा। अब मेरे हस्बैंड, उनको जो कि खुद को शुगर की प्रॉब्लम है, उनको पता है शुगर क्या होता है, कि एक बार गोली चालू हो जाती है शुगर की ना, तो फिर बंद नहीं होती, ज़िंदगी भर खाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा तुम्हें देखो बिल्कुल बाउंड्री पे आ गई है, अब तुम्हें गोली खाना है और तुम्हें घूमना है और चालू करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हो ही नहीं सकती, मैं तो अभी मेडिटेशन करूँगी, और पर्टिकुलर मुझे पता है क्योंकि मैंने सीखा हुआ है, तो मुझे पता है कि मुझे पर्टिकुलर कहाँ हील करना है और कैसे उसको ठीक करना है। तो हमारी जो सातों चक्र हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनसे ये जुड़े हुए हैं, मतलब हर ऑर्गन्स को ये गवर्न करते हैं, ठीक है। तो मैंने अब काम करना शुरू करा, और बस 10-11 दिन बाद ही मैंने कहा ठीक है, अब टेस्ट करवाओ फिर से, और कुछ नहीं निकला। मैम बताइएगा, क्योंकि शुगर पेशेंट बहुत हैं जिनको ऐसी हेल्प मिल जाएगी। मैम कम टू द अगेन पॉइंट। मैम कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वो अंतर्यामी हैं, उनको बड़ा ज्ञान है, वो बाबा टाइप हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे बीच में ही एक हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। उनकी मम्मी कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी हैं, पूजा पाठ करने वाले से, कि उनकी मम्मी ये कहती है कि अगर आप कुछ गलत काम करोगे, तो वो जो आप कह सकते हैं पुजारी हैं, ये पंडित हैं, तो वो मुझे बता देंगे। इस तरीके से वो जो लड़का है वो बहुत डरा रहता है कि मैं कुछ गलत काम करूँगा तो मेरी मम्मी तक वो मैम ऐसी-ऐसी बातें बता देंगे। इज़ इट पॉसिबल मैम? पॉसिबल तो है, बट क्या जिसके बारे में वो बातें कर रही है वो उस लेवल पे है बताने लायक? मैम यस मैम, वो हैं। तो बस हो सकता है बता देंगे, कोई बात नहीं। और मैम ये जो हर एक जगह-जगह, गली-गली में जो ये बाबा लोग आते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी है, क्योंकि जो आज मम्मी लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों के देखभाल करती हैं, अगर कोई बात बच्चों पे आती है, मैं एक ये पर्सनल वो बता रहा हूँ मैम एक्सपीरियंस, कि मेरी मम्मी के पास एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने मम्मी से मेरे ऐसी-ऐसी बातें बोली कि
आपके बेटे को ये दिक्कत है। इन्हें कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया ना मैम, लिटरली वो हूबहू ऐसी चीज़ें थी कि आपका घर यहाँ है, आपके घर के बाहर ऐसा पेड़ है, आपके बेटे को ये दिक्कत है। मेरी मम्मी ने उस पे यकीन किया और फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रसाद वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह दिया। मैम ये कैसे पॉसिबल होता है मैम? देखो ये सब है ना टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स मैं कहूँगी कि आप कहाँ पर है, जैसे मैंने तो सिंपल सा रेकी सीखा हुआ है, बट बहुत सारी हमारे यहाँ विधाएँ भी हैं, है ना? तो विधाओं में क्या करते हैं हम लोग, किसी आप मंत्र को चैंटिंग करिए। आप जब मंत्र तक को चैंटिंग करेंगे या पर्टिकुलर किसी गॉड या गॉडेस को आप करेंगे मंत्र, जैसे काली का कर लिया, कृष्ण का कर लिया, दुर्गा जी का कर लिया, ठीक है? जब मंत्र चैंटिंग करते हैं, अब यहाँ तंत्र और मंत्र सारी चीज़ें काम करती हैं। सामने वाले व्यक्ति ने क्या सीखा हुआ है? तंत्र सीखा है या मंत्र पे काम किया हुआ है? अब तंत्र अलग चीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं जादू टोना। वो सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, है ना? अगर आपने सुना होगा तो काला जादू वगैरह भी होता है, तो होता है। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो होता है, एग्जिस्ट करता है। बट वो जो प्रैक्टिस है वो तामसिक है ना? अगर हम तामसिक, कुछ लोग होते हैं ना तामसिक पे भी काम करते हैं, वो तंत्र मंत्र जादू टोने का काम करते हैं। और जो तामसिक नहीं होंगे वो जस्ट केवल भजन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, या जैसे रेकिंग है, ये सारी क्या है, राजसी चीज़ें। ओके। मैम अब थोड़ा-सा एक और बात में आते हैं। मैम आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट पढ़ी गई हैं, आपके बारे में जितना पता किया गया है, मैम उसमें आप एक क्लेम करती हो कि मैम आपको स्पिरिट दिखती हैं मैम। इज़ दैट रियल बात है मैम ये? मैम ये अगर मैं एज़ अ व्यूअर हूँ, तो ये बात यकीन नहीं होती कि किसी को आज के भी, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी बोलते हैं, इसमें भी लोगों को यकीन नहीं होता कि पॉसिबल है। मैम ये कैसे? मतलब ये समझ नहीं आ रहा मैम, इसको कैसे डाइजेस्ट किया जाए? अच्छा, मैं अगर बातें कहूँ कि कुछ लोग तो सीखते हैं और सीख के फिर अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा के और ये काम कर पाते हैं। अब मैं ही कहूँ कि मेरे पास ये गॉड गिफ्टेड है, बचपन से है। और उसको अगर मैं बताऊँ रेकी के भाषा में, तो जब आपका थर्ड आई चक्रा जागृत हो जाता है ना? तो आप कुछ भी देख सकते हो। मैम इसके बाद भी आपको मतलब जो डर वाला शब्द आता है, आप डरते नहीं हो मैम कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्योंकि एक अगर ऑर्डिनरी इंसान ऐसी चीज़ें फेस करने लगा तो डर जाता है। आप इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हो? डर तो मुझे भी लगता है, इंसान हूँ ना। तो डर लगता है, बट क्योंकि मुझे बचपन से आदत हो गई है। आदत मतलब आप बात करेंगे कि भाई ऐसे स्पिरिट्स के साथ रहना, बात करना, देखना ना, ऐसी बड़ा वो है। बट बचपन से ही मुझे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जब हम छोटे थे तो मुझे चीज़ें दिखाई देती थी, स्पिरिट दिखाई देती थी, और ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई दीवार से निकल के आया है, कोई गेट से आ गया है, कोई खिड़की से आ गया है, कोई हवा में तैर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता था। और जब मैं मेरी मम्मी को बताया करती थी, मेरी मम्मी जो है बहुत पूजन पाठी है ना, उनके पास भी सिद्धियाँ हैं। सिद्धि पूजन पाठ करते हैं तो एनर्जी पावर सिद्धियाँ आ जाती हैं, ठीक है? तो उनके पास सिद्धियाँ थी और बहुत पूजन पाठी और सरल हृदय की मेरी मदर रही हैं अभी भी। तो ये सारी चीज़ें शायद जो है मदर से आई हूँ, या हो सकता है पिछले जन्मों में मैंने कुछ इतना ज़्यादा कुछ सीखा हो मॉडलिटीज़, या कहीं कुछ हो, मेरा थर्ड चक्रा सारे चक्रा जागृत हो पिछले जन्म में, वो इस जन्म में फिर जागृत हैं, है ना? कई बार ये चीज़ें हमारे इस जन्म में आ जाती हैं पास्ट लाइफ कर्मास से, पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा। और ख़ास तौर से साधना के बारे में कहा जाता है कि अगर पिछले जन्म में आपने कोई साधना की है, आपने जो भी सिद्धियाँ इकट्ठी करी हैं, वो 100% आपके साथ में हमेशा चलती हैं। तो कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रख ले जाते हैं। और अगर जिन्होंने पिछले जन्मों में साधना की होगी और अगर वो भूल गए हैं और जैसे ही वो अपनी साधना चालू करते हैं इस जन्म में आके, तो वो सारी चीज़ें फिर से तुरंत आ जाती हैं। तो हो सकता है पिछले जन्मों का हो, मैंने कभी इतनी साधना की हो कि मेरे सारे चक्रा जागृत हों, तभी इस जन्म में मैं जागृत थर्ड आई के साथ पैदा हुई और वो सारी चीज़ों को मैं देख पाती थी। मैम जैसे कि मैंने एक बार किसी डिबेट पे सुना था, जैसे कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो मेरे को किसी ने बोला कि ये सारी चीज़ें मृग का होती है, कि इट टू बी बट नॉट रियल, ऐसा टाइप का। तो मैम ऐसा तो नहीं कि आपको भी कोई धोखा हो, आपने को कभी किसी ने गलत प्रूफ ना किया हो? हाँ, गलत प्रूफ देखो कैसे हो सकता है?
जहाँ आजकल हम घर में यहाँ रह रहे हैं शेरपुरा में। जब हमने प्लाट खरीदा था, प्लाट खरीद के मकान बनाया था, तो उस जगह पर ऑलरेडी एक मज़ार बनी हुई थी किसी की। तो कई लोगों को हमने पूछा, पहले दिखवाया कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो बहुत दिन से है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मकान ले लो। हमने वो प्लॉट लिया, मकान बनाना शुरू किया, ठीक है। और चूंकि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आज भी नहीं करते, बट क्या करूँ, मेरे साथ सारी चीज़ें हैं तो मुझे तो समझ में आती हैं। जब हम मकान में शिफ्ट हुए, रहने लगे, तो अक्सर रात को क्या होता था कि वो पावर्स या बोलूँ स्पिरिट जो भी थी वहाँ पर, वो आती थी और मेरे उंगली में कभी भी कहीं भी या पैरों की उंगलियों में काटती थी, ठीक है। और इतनी जोर से काटती थी कि जैसे हम किसी को काटते और दांतों के निशान बन जाते हैं, है ना। आप किसी को काटो, दांत से दबाओ और निशान बन जाते हैं, वैसे निशान मेरी उंगलियों में हुआ करते थे। अब चूंकि वो इतनी जोर से काटती थी कि आपको जब कोई काटता है ना, बड़ी देर तक दर्द होता है, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने कहा ना कि मैंने कुछ सीखा तो था ही नहीं ऐसा, ये रेकी वगैरह में तो मैं 2010-2011 से आई, उसके पहले मुझे कुछ नहीं था। सिंपल सा हाँ दिखता है सब कुछ है, बात भी कर लेती थी, उन चीज़ों को मैं इंस्ट्रक्शन भी देती थी जो स्पिरिट्स मेरे आसपास हुआ करती थी, है ना। तो जब उन्होंने मुझे काटा, मुझे परेशानी हुई, तो मुझे ये नहीं पता था कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया और मम्मी ने मुझसे कहा कि ठीक है, एक मज़ार है वहाँ पे, एक बाबा बैठते हैं, उनके पास चलते हैं। और हम लोग वहाँ गए और उनको ये बोला कि ऐसी ऐसी परेशानी है और ये हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि आप ऐसा ऐसा करना, कुछ रिचुअल्स बता दी, प्रोसेस कि वहाँ जाके बस आप जस्ट ऐसा कर देना। और मैंने घर पे आके वो प्रोसेस करी और ईश्वर की कृपा है कि आज तक हम लोग सुरक्षित वहाँ रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ओके, फिर मैम रेकी सीखने के बाद आपने नहीं कोशिश किया कि बात की जाए, क्या दिक्कत है? किससे? उसी से? हाँ, नहीं। ऐसा नहीं हो, ठीक है मैम। मैम जहाँ हम नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो मैम आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या है? देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती है ना, ये तो हम लोगों ने बना दिया। जो अच्छा है, हम कहते हैं ये पॉजिटिव एनर्जी, उसको कई बार हम गॉडेस के रूप में ले लेते हैं, या अच्छी जो हायर एनर्जी है उनको हम बोलते हैं अच्छे हैं, है ना। और जो भूत प्रेत हैं, अगर मैं शब्द ले रही हूँ, नाम ले रही हूँ भूत प्रेत, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव एनर्जी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव और निगेटिव उनके कर्मों के द्वारा, ठीक। अब जैसे मैंने ये किस्सा सुनाया, अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो एनर्जी थी ये निगेटिव थी। अब क्या हुआ कि जहाँ वो एनर्जी ऑलरेडी रह रही थी, हो सकता है पहले कभी उसका घर रहा हो, वो जगह उसकी रही हो, कुछ भी हो सकता है। अब हमने रहना चालू कर दिया, अब किसी और के घर में आप आ जाओ, ऑलरेडी कोई रह रहा है ना, जैसे आपका घर है और आप रह रहे हो और मैं भी आ जाऊं, तो आप बोलोगे ना निकलो यहाँ से, वैसे ही हो जाता है। तो वो एनर्जी थी और हम उसके घर में रहने लग गए, तो उसको परेशानी हुई, है ना। और वो चाहती थी कि कुछ ना कुछ किया जाए, तो मैंने जो प्रोसेस की, हो सकता है उससे वो शांत हो गई हो, या उसको मोक्ष मिल गया हो, या उसको रीज़न समझ में आ गया हो कि ठीक है कोई बात नहीं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता नहीं, ये केवल कर्मों पे डिपेंड करता है। और हम लोग कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, जब डेथ होती है उनकी डिज़ायर्स रह जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। कई बार हमने सुना होगा, बहुत आजकल तो यूट्यूब है, इंटरनेट है, आप देखना कि उस हॉन्टेड हाउस है वैसा है वैसा। तो हॉन्टेड क्यों है? वहाँ पर जो एनर्जी है वो उस जगह को छोड़ नहीं पा रही, है ना। जैसे हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं कि उनकी जो जनरली ज़्यादा लगाव वाली चीज़ें रहती है उसको हम डोनेट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी उसकी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत अफेक्शन है, बहुत अजीज है वो चीज़ उसको, तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं उसमें रह जाएगी। और जब उसकी चीज़ को आप उठा के यूज़ करेंगे तो उसको बुरा लगेगा कि ये मेरी वस्तु को उठा रहे हैं, चीज़ को उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको हार्म भी पहुंचा सकती है। इसीलिए जनरली हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता। ओके। मैम एक टर्म जुड़ा है आपसे, टेलीपैथी। मैम क्या एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैम, आपकी टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी वही एनर्जी का फॉर्म है ना। टेलीपैथी कहीं ना कहीं हम किसी के माइंड से जुड़ जाते हैं, या कहीं ना कहीं हमें वो घटनाएं पहले से दिखाई दे जाती हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ एक बार, रात को 12-1 बज रहे होंगे,
और कार से कहीं जा रहा था 2-3 दोस्तों के साथ, और उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि कार ढलान पे से गिरी और 2-3 बार लुढ़क गई। मैं लेटी हुई थी और मुझे अचानक ऐसे ही आँख बंद करते-करते मुझे दिखा कि मेरा बेटा ऐसा कार में लुढ़क रहा है। मैं उठी और मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा, "क्यों भाई, कितनी गुलंटी खाई?" तो बोलता है, "मम्मी 4 बार पलट गई कार।" तो ये टेलीपैथी है, टेलीपैथी कह सकते हैं, या मैं एक सिंपल सी फिर मैं कह दूँगी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं मेरे पास, मुझे कई चीज़ें दिख जाती हैं, तुरंत मुझे क्लिक हो जाता है। मैम अगर थोड़ा-सा छोटे से क्लिप के लिए आपके पास कोई ऐसा किस्सा हो हॉन्टेड से जुड़ा जो कि लोग को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगे, नॉट इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव लगे, तो मैम अगर हो कोई छोटी स्टोरी हॉन्टेड या भूत प्रेत से जुड़ी, क्योंकि लोगों को वो चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एक सुना देती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड उज्जैन में रहते थे, एक मकान में, और मैं वहीं गई रहने के लिए। अब वो चूँकि 6 साल से उस मकान में रह रहे थे, पर जब मैं वहाँ पहुँची, तो मुझे वहाँ एक एंटिटी नज़र आती थी, है ना? मतलब जैसे एक स्पिरिट पूरी बॉडी मुझे दिखाई देती थी, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, सिर पर हेट लगाया है, करा हुआ है, मुझे पूरी एक एंटिटी दिखाई देती थी। अब जब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि यहाँ पर है ना, घर में कुछ है, तो एक बार बोला, 2 बार बोला, वो एकदम गुस्सा कर दिए कि अरे भाई, तू पढ़ी लिखी हो, साइंस की हो, कैसी बातें करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने फिर उसके बाद उनसे कुछ नहीं कहा। वही एज़ यूजुअल मैंने मदर को उन्हें डिस्कस किया। मैंने कहा, मम्मी यहाँ कुछ तो है, और चूँकि बचपन से मैं इन चीज़ों को देखती चली आ रही हूँ, महसूस करती चली आ रही हूँ, है ना? तो मैंने उस एनर्जी को बोला, मतलब वो जहाँ, अगर मैं किचन में हूँ तो किचन में है, हॉल में हूँ तो हॉल में है ना? बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखो, तुम मुझे हार्म मत पहुँचाना, ठीक? और जहाँ हमारा बेडरूम था, मैंने उनसे कहा कि तुम्हें बेडरूम तक भी नहीं आना है, तुम घर में कहीं भी घूमो, बट तुम यहाँ इस गेट के आगे एंटर नहीं करोगे। तो हम जितने दिन वहाँ भी रहे, तो वो एंटिटी जो होती थी वो गेट तक रहती थी, गेट के इस साइड कभी नहीं आती। तो हम जैसा इनको बोलते हैं, ये सुनते भी हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बट जो लोग इनको मानते नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। जो मानते हैं, उनके लिए सब कुछ है। तो थैंक यू मैम, एक अच्छा सेशन आपके साथ शूट करने को मिला है हमें। ये आप चीज़ों को समझो और उनसे कुछ सीखो। अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।